हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अपडेट एंड informative videos. So today we are going to discuss Prime Minister Narendra Modi's Indonesia visit, where the मेजर स्ट्रैटेजिक गेन्स इंडिया हैज अचीव्ड थ्रू दिस इंपॉर्टेंट विजिट। जैसा कि आप हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, पीएम मोदीज इंडोनेशिया विजिट इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर मेजर स्ट्रैटेजिक विंस फॉर इंडिया, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस, द मलाका स्ट्रेट, अस्त्रा एंड द डेवलपमेंट ऑफ सबंग पोर्ट। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बिनतांग आदिपुरना से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक करके देखते हैं कि इस विजिट में कौन कौन से स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप्स हुई हैं और ये इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट कैसे और क्यों है। ओके, so let's now understand why Sabang Port is considered one of the biggest strategic gains of PM Modi's Indonesia visit. Sabang Port is located at the entrance of the Malacca Strait and is just around 700 kilometers from India's Andaman Islands. यानी लोकेशन के हिसाब से ये इंडिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्रिएट करता है। ओके, another major advantage is its 40-meter deep natural harbor, making it suitable for large merchant ships as well as naval submarines. इसका मतलब ये कॉमर्शियल और डिफेंस दोनों ऑपरेशंस के लिए आइडियल लोकेशन है। Most importantly, Sabang can serve as a forward monitoring post for the Indian Navy, providing better surveillance over activities near the Malacca Strait, including the movement of the Chinese PLA Navy. सीधे शब्दों में कहें तो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक प्रेजेंस दोनों और भी मजबूत हो सकती हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे इंडिया के लिए एक मेजर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मान रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं इंडियाज डुअल फ्लैंक मैरीटाइम स्ट्रैटेजी, विच इज बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक outcomes of this visit. First is the eastern flank, which focuses on looking the Malacca Strait. It is anchored from India's Andaman and Nicobar Island to Indonesia's Sabang Port. यानी इस पूरे रूट पर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल सर्वेलेंस नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, making it much more difficult for unauthorized Chinese military ships to enter from the Pacific without being monitored. Now, let's look at the western flank. This strategy is anchored from Lakshadweep towards Diego Garcia with the objective of securing vital oil shipping routes from West Asia. सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इससे इंडिया अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करता है। साथ ही एडवर्सरियल फ्लीट्स के लिए इंडियन सर्वेलेंस से बचकर ऑपरेट करना और भी मुश्किल हो जाता है। सो इसी तरह ईस्ट और वेस्ट दोनों फ्लैंक्स को स्ट्रेथन करके इंडिया इंडियन ओशियन रीजन में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को और भी पावरफुल बना रहा है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस आउटकम्स ऑफ पीएम मोदीज इंडोनेशिया विजिट, द ब्रह्मोस मिसाइल डील। ये सिर्फ एक मिसाइल एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि इंडिया की डिफेंस डिप्लोमेसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। इस डील के थ्रू भारत इंडोनेशिया के ब्रह्मोस कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करेगा, जिससे दोनों देशों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन और भी मजबूत होंगे। Under this agreement, India will supply advanced BrahMos coastal defense missile system to secure Indonesia's vast and widely spread island coastline. यानी इंडोनेशिया अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और ज्यादा इफेक्टिवली कर पाएगा। ओके, another major advantage is the A2AD anti-access area denial capability, which will strengthen Indonesia's control over Malacca, Sunda and Lombok Straits. सीधे सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी हॉस्टाइल फोर्स के लिए इन स्ट्रैटेजिक सी रूट्स में फ्रीली ऑपरेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ओके, Finally, this deal also enhances Indonesia's strategic sovereignty. It provides a powerful coastal defense shield without requiring a large and expensive naval fleet. यानी कम कॉस्ट में ज्यादा सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्गर डिटरेंस कैपेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स इस ब्रह्मोस डील को सिर्फ एक डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के बढ़ते स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस और डिफेंस डिप्लोमेसी का एक मेजर ब्रेक थ्रू मान रहे हैं।
तो चलिए अब देखते हैं द अस्त्र BVRAAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल टेक्निकल मैट्रिक्स एंड व्हाई दिस मिसाइल इज बिकमिंग अ मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज एयर पावर. The Astra Mark 1 has a range of 110 to 160 kilometers and uses a single pulse solid rocket motor. It is equipped with an active radar seeker and advanced electronic counter-measures यानी इनेमी के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बावजूद ये अपने टारगेट को एक्यूरेटली ट्रैक और इंगेज कर सकती है. ओके, नेक्स्ट आता है द अस्त्र मार्क 2 विद एन एक्सटेंडेड रेंज ऑफ 200 to 240 किलोमीटर्स एंड अ डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर. सबसे खास बात यह है कि इसकी रेंज चाइनीज PL-15 मिसाइल के बराबर या उससे भी ज्यादा मानी जा रही है, मेकिंग इट डील फॉर लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट एंड डिफेंस. ओके, finally, the Astra Mark 3 offers a range of more than 350 kilometers and is powered by a solid fuel ducted ramjet SFDR engine. This next generation propulsion technology provides higher terminal energy and a much higher kill probability. सीधे तौर पे कहे तो ये मिसाइल लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट्स में और भी पावरफुल और इफेक्टिव बन जाती है. तो इसीलिए अस्त्र मिसाइल सीरीज को इंडियन एयरफोर्स की नेक्स्ट जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी का एक मेजर गेम चेंजर माना जा रहा है. So now let's look at the 2050 macroeconomic horizon and understand why the India-Indonesia partnership is not just about defense, but also about the future of the global economy. According to the PwC macroeconomic forecast, within the next 25 years, India and Indonesia are projected to become the world's second and fourth largest economies in PPP terms. मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी में, ठीक है, यानी 2050 तक दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स में शामिल हो सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं. ठीक है. The second major area is nickel and battery security. Indonesia possesses around 21% of the world's nickel reserves, and India can leverage these resources to strengthen EV battery प्रोडक्शन एंड क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग. सीधे तौर में कहें तो इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री और क्लीन एनर्जी मिशन को इस पार्टनरशिप से बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पिलर इज फिनटेक एंड डेमोग्राफिक्स. बोथ कंट्रीज आर वर्किंग टू इंटीग्रेट इंडियाज यूपीआई विद इंडोनेशियाज पेमेंट सिस्टम while also sharing India's electronic voting machine EVM technology. यानी ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल पेमेंट्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी एक नए लेवल पर ले जा रही है. अगर प्रोजेक्टेड जीडीपी रैंकिंग्स की बात करें तो 2050 तक चाइना पहले, इंडिया को दूसरे नंबर पर, यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे नंबर पर और इंडोनेशिया चौथे स्थान पर हो सकता है. ये दिखाता है कि इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी के दो सबसे बड़े ग्रोथ इंजन्स बन सकते हैं. So finally, let's look at how PM Modi's Indonesia visit is helping build a shared Indo-Pacific architecture and strengthening regional cooperation. The first pillar is Maritime Sagar. Sagar stands for security and growth for all in the region. This initiative focuses on maritime security and sustainable growth across the Indo-Pacific. यानी भारत चाहता है कि पूरे इंडो-पैसिफिक रीजन में सभी देशों को सुरक्षा और विकास का समान मौका मिले, ना कि किसी एक देश का प्रभाव हो. ओके, द सेकेंड पिलर इज एशियन सेंट्रलिटी. बोथ इंडिया एंड इंडोनेशिया सपोर्ट अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अंडर UNCLOS. UNCLOS का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी. ये यूनाइटेड नेशंस का एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो बताता है कि समुद्रों से जुड़े अधिकार, नेविगेशन और मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से कैसे मैनेज किया जाना चाहिए. यानी दोनों देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में कानून का राज हो, किसी एक सुपर पावर की मोनोपोली जो है वो नहीं हो. इससे ग्लोबल ट्रेड भी सुरक्षित और अनइंटरप्टेड रहता है. The third pillar is strategic autonomy. It ensures that regional countries themselves shape the future of their own waters rather than external superpowers. मतलब ये कि इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी और डायरेक्शन का फैसला इसी रीजन के देश मिलकर करें, बाहरी ताकतों के दबाव में या प्रभाव में नहीं.
इसीलिए पीएम मोदी का इंडोनेशिया विजिट सिर्फ कुछ एग्रीमेंट साइन करने तक सीमित नहीं था। ये विजिट डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को एक नए लेवल पर ले जाने वाला एक मेजर स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन माना जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं पीएम मोदी के इंडोनेशिया विजिट और इंडिया इंडोनेशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में? अपने थॉट्स कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। Thank you so much for watching. If you like this video, please like, share and subscribe to the channel. See you in the next video.